गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोगों का ये जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th फिजिक्स। हम लोग क्लास 10th में डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या पढ़ा था कि सपोज किसी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, जिस वजह से सराउंडिंग में हीट का इमिशन करता है। इसी को हम लोगों ने बोला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे, और डेरिवेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था H = I²RT, H = VIT, और थर्ड हमारा फॉर्मूला आया था V²T/R। हम लोगों ने ये फॉर्मूले निकाले थे। ये फॉर्मूले किसके थे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीट इमिटेड बाय द कंडक्टर। कहने का मीनिंग, अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट के थ्रू कितनी हीट का एमिशन होगा, उसकी वैल्यू हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? इन फॉर्मूलों से निकालेंगे। पहला है हमारा H = I²RT, सेकेंड है H = VIT, थर्ड है H = V²T/R। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझो, हमने ये तो निकाल लिया। बेसिकली अगर हम बात करें कि सपोज कोई कंडक्टर है और अगर उस कंडक्टर में हीट का इमिशन कर रहा है वो, तो इसका मीनिंग वो हमारे लिए या फिर कंडक्टर के लिए हार्मफुल है। जाहिर सी बात है, सपोज कर लूँ मैं कि सपोज ये एक वायर है और इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा? हीट का इमिशन करेगा। करंट फ्लो का अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अपोज की वजह से ये सराउंडिंग में हीट को इमिट करेगा, जिस वजह से मे भी हो सकता है कि इस वायर का टेम्परेचर हाई हो जाए और ये वायर मेल्ट हो जाए। ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा, जिसको आप बोलते हैं वायर जल गया। अचानक से वायर क्या हो जाता है? जल जाता है। उसी वजह से होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए हार्मफुल है। ठीक, क्या है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके लिए क्या होता है? ये हार्मफुल होता है। इसलिए जो बड़े बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स में बेसिकली कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है। जिनके पास लैपटॉप होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक, तो लैपटॉप में क्या होता है? कूलिंग सिस्टम लगा होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सारे के सारे इक्विपमेंट में एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है। तो समझ में आए? तो ये क्या है? बेसिकली ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है किसी भी कंडक्टर में, ये क्या है? उस कंडक्टर के लिए हार्मफुल है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए भी हार्मफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सिर्फ हार्मफुल भी हो, ओनली क्या ये हार्मफुल हो? नहीं, इसका बहुत सारी जगह पर यूज़ भी किया जाता है। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, हम इसका अपनी नॉर्मल लाइफ में इस इफेक्ट का बहुत सारी जगह डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और वो डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या आखिर इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हम कहाँ कहाँ पर अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं? इसका पहला यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा जो 100 वॉट का फिलामेंट वाला बल्ब आता है, इस तरीके से बल्ब होता है एक, आपने देखा होगा। इसमें इस तरीके से एक फिलामेंट लगा होता है, सबने देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक आयरन, जिसको आप इंग्लिश में या फिर घर की लैंग्वेज में बोलते हो प्रेस, कपड़ों में प्रेस करने वाला। ठीक। थर्ड इसका एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक हीटर,
ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन होते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन किसके होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब भी बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के ही ग्लो होने का जो प्रिंसिपल होता है वो भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक आयरन या प्रेस के गर्म होने का जो प्रिंसिपल होता है वो भी यही होता है, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रिक हीटर्स का भी जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है वो भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम देखेंगे ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक। ये तीनों चीज़ों में, ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब, आयरन और हीटर में किस तरीके से ऐसा क्या होता है कि हम इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इन सब में यूज़ करते हैं। चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने नॉर्मली देखा होगा कि यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन मेटल का। कौन सी मेटल का बना होता है, टंगस्टन मेटल, ठीक है। टंगस्टन एक मेटल होती है। तो यहाँ पर ये जो फिलामेंट होता है बहुत पतला सा होता है, आप सबने देखा होगा। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन मेटल, और इस फिलामेंट जो जिससे ये बना हुआ है या ये जो टंगस्टन है, इस टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो आर है, आर की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। जब आर की वैल्यू हाई होगी तो ये रेजिस्टेंस, जब इसके फिलामेंट में करंट फ्लो होगी, जब क्या होगी, इस बल्ब के फिलामेंट में करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होते ही जो यहाँ पर फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन मेटल का, वो उस करंट का ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा करंट का अपोज भी उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर टंगस्टन मेटल लगी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे ही इसके फिलामेंट में करंट फ्लो होगी तो करंट के फ्लो होती ही इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा। और जितना ज़्यादा करंट का अपोज होगा उतना ही ज़्यादा वो सराउंडिंग में हीट को इमिट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फिलामेंट करंट फ्लो का ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा, जिस वजह से जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में हीट एनर्जी का इमिशन होता रहेगा और धीरे धीरे ये फिलामेंट गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल को कंटिन्यू गर्म करते जाएं तो उसका कलर रेड हॉट हो जाता है, वो लाल रंग की हो जाती है, बिल्कुल लोहे की तरह। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता जाएगा, सराउंडिंग में हीट का इमिशन होता जाएगा, फिलामेंट गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये फिलामेंट रेड कलर का हो जाएगा और उसी टाइम पे वो बल्ब से हमें लाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है इसके वर्क करने का प्रिंसिपल। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक आयरन, जिसको आप बोलते हो प्रेस। इलेक्ट्रिक आयरन में बेसिकली अंदर एक कॉइल होती है इस तरीके से। ये कॉइल भी जिस वायर से बनी होती है उस वायर का रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। अब जैसे ही यहाँ से बाहर के सर्किट से सप्लाई गई करंट की, तो यहाँ पर जो कॉइल लगी है, ये कॉइल क्या करेगी, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट का अपोज करेगा। रेजिस्टेंस हाई है तो करंट का अपोज भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। जब करंट का अपोज ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी का भी इमिशन ज़्यादा करेगा, और उसी हीट एनर्जी की वजह से उसकी जो आयरन की नीचे की सरफेस है वो गर्म हो जाती है और बहुत आसानी से हम अपने कपड़ों में प्रेस कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक हीटर का होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में भी जो वायर लगा होता है उस वायर का भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे उसमें करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होते ही वहाँ पर वो उस वायर का रेजिस्टेंस करंट का ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा, तो सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हीट का इमिशन होगा। जब सराउंडिंग में हीट का इमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हम उसकी हीट का यूज़ किस में कर लेते हैं, किसी भी वाटर को बॉयल कराने में, कुछ भी बनाने में हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक, सब पावर का यूज़ करते हैं, सब में रेजिस्टेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या हैं, एक टाइप के रेजिस्टेंस है। क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक टाइप के
रजिस्टेंसेज हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस को पढ़ने के पहले हम इसके पहले एक नोट लिखेंगे। नोट में हमें क्या लिखना है? नोट में लिखना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम across all the resistance and in parallel combination potential is same across all the resistance। क्या बोला गया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए, सीरीज मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक, इसको हम बोलते हैं सीरीज। और पैरेलल इसे हम बोलते हैं ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये क्या होंगे? सब पैरेलल। तो क्या बोला गया है? हमें ये बोला गया है ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस को हम कैसे, कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है रेजिस्टेंस का साइन। समझ गए? इसी साइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्या बोला गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट क्या रहेगी? सेम। मैं बोल दूँ कि अगर यहाँ पर करंट आई है तो इसमें भी करंट आई जाएगी, इसमें भी करंट आई फ्लो होगी और इसमें भी करंट आई फ्लो होगी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होगी, लेकिन जो पोटेंशियल या फिर वोल्टेज है वो सेम रहेगा। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगी एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल सेम रहेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी जो मेन हेडिंग है। हेडिंग हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं इनका डेरिवेशन, इनका फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, समझो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बेसिकली हम रेजिस्टेंसों को आपस में टू टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो या फिर सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। ठीक, लेकिन हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले इन्हीं टू को पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक सर्किट है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल मैंने सपोज कर लिया V और इस बैटरी से करंट चल रही है I। ठीक है, अब ध्यान दो आप, यहाँ पर मैंने अभी आपको लिखाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट कैसे रहेगी? सेम। अच्छा, अगर करंट I यहाँ पर है अगर, तो वही I क्या होगी? ऐसे आते हुए यहाँ पर आएगी। इसका मतलब इसमें भी करंट I होगी, इसमें भी करंट I होगी और इसमें भी करंट I ही होगी। लेकिन जो पोटेंशियल या वोल्टेज है वो अलग अलग होगा, क्योंकि अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कब सेम रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है और यहाँ पर पोटेंशियल V3 है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्क्रीन लिया? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ में V = IR, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला इन तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई कराएंगे। V1 के लिए भी अप्लाई कराएंगे, V2 R2 के लिए ये अप्लाई कराएंगे और V3 R3 के लिए भी अप्लाई कराएंगे।
तो सबसे पहले अगर मैं V1 के लिए अप्लाई कराऊं तो V1 के लिए क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू करंट तो I फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, I इंटू R1, ठीक। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू I इंटू R2 और V3 इक्वल्स टू I इंटू R3, ठीक। अच्छा, अगर मैं ये सोच लूँ इन तीनों का टोटल पोटेंशियल V है, सॉरी इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस R है, तो मैं इन तीनों को हटा के कैपिटल R रेजिस्टेंस के एक रजिस्टर को रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इफ टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V इक्वल टू IR। क्यों? क्योंकि फिर मैं इन तीनों को हटा दूंगा और इनकी प्लेस पर R रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर लगा दूंगा, ठीक। तो तब क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इसको मान लिया समय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से V पोटेंशियल था, ये V पोटेंशियल 3 पार्ट में बदल गया है, तो इसी के हिस्से बस यही क्या हुआ, 3 हिस्सों में टूट गया। आप ऐसे समझो, यहाँ पर V पोटेंशियल था, यह V पोटेंशियल 3 हिस्सों में टूट गया, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि V ही क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये टूटा है 3 पार्ट में, तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से हमें V1, V2, V3, V की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन सब से वैल्यू यहाँ पर पुट करा दो। तो V की वैल्यू है I इंटू R, V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3। इन सब में कॉमन आ रहा है I। देखो R कॉमन मत लेना, R1 ये अलग नाम है, ये अलग नाम है और ये अलग नाम है, R1, R2, R3 ये इन रजिस्टेंसों के नेम हैं, ठीक है। कॉमन सिर्फ क्या आएगा, I, तो I इंटू R इक्वल टू कॉमन ले लिया I, तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कब? अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो उस कंडीशन में उनके टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहीं पर हमें बोल दिया था 5 रेजिस्टेंस है, अगर बोलते कितने रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है, तो हमारा यही फॉर्मूला क्या आता, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। हमें तो क्या करना है, जितने रेजिस्टेंसेस हों उतने रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लेने हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह भी हमने डिस्कस कर लिया सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन में ही पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस इतना ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि करंट तो सब में सेम था लेकिन पोटेंशियल अलग अलग था, डिफरेंट था। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसके अपोजिट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन सारे के सारे रेजिस्टेंसेज में करंट क्या होगी, डिफरेंट। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, और ये 3rd रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पर हमने सर्किट में बैटरी कनेक्ट की है जिसका पोटेंशियल है V। अब देखो यहाँ से हमने सपोज कर लिया करंट I चली, यहाँ पर भी करंट I आएगी, लेकिन अब यहाँ पर 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं, ठीक। 3 वायर गए, 3 वायर्स हैं, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर सपोज कर लिया यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर करंट I2 है और यहाँ पर करंट I3 है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3।
ठीक। इनके एक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जितना बैटरी का है। यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, हमने ओम्स लॉ, यहाँ से फिर से देखो, ओम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या था, V = IR। तो हम यहाँ से I = क्या लिख सकते हैं, V/R। देखो R को इसके अपॉन में सेंड कर दो, तो I = हम लिख सकते हैं V/R। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इन तीनों के लिए अप्लाई कराएंगे, I1 R1 के लिए, फिर I2 R2 के लिए, फिर I3 R3 के लिए। कौन सा वाला, I = V/R अप्लाई किया तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा I1 = V/R1। सिमिलरली I2 = V/R2। सिमिलरली I3 = V/R3। अगर मैं यहीं पर सपोज कर लूँ कि इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को रिमूव करके कैपिटल R का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R, तो हम लिख सकते हैं I = V/R। इनको सपोज कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से तो आ रही थी I करंट, ये I करंट 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गई। यही I का हिस्सा क्या है, ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। I यहाँ पर I1 I2 और I3। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखो जरा, ये I करंट है, ये आगे जाके 3 पार्ट में कन्वर्ट हुई, तो हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 4 हम इनसे पुट करा देंगे I1 I2 I3 एंड I की वैल्यू। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 वैल्यू पुट कराओ, तो I = वैल्यू है V/R। ठीक। I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3। इन सब में कॉमन आ रहा है V कॉमन ले लो, देन V/R = V कॉमन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये क्या आ गया हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर यहीं पर हमें 5 रेजिस्टेंस गिवन होते तब भी हमारा फॉर्मूला क्या जाता, हम 2 और बढ़ा देते, क्या जाता 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। 100 होते तो हम ऐसे ही कहाँ तक करते, 100 तक करते, वो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दोनों के फॉर्मूले आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया R = R1 + R2 + R3 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला आया 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का पावर ऑफ सर्किट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस। देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर हम किसे बोलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हीट को इमिट करने का जो रेट होगा, क्या है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट या इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होती है, द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू हीट को डिसिपेट करने का जो रेट होगा, कहने का मीनिंग टाइम के रेस्पेक्ट में वो जितनी हीट को बाहर निकालेगा या जितनी एनर्जी का यूज़ करेगा, हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, जितनी एनर्जी का यूज़ करेगा
उसी को ही हम क्या बोलेंगे, उसी को ही बोला जाएगा यहाँ पर पावर। तो अगर मुझे यहाँ पर पावर की डेफिनेशन लिखनी है तो पावर की डेफिनेशन आ जाएगी द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस with respect to time is called power. It is denoted by P, इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, P से, एंड its unit of measurement is watt, WATT। ठीक, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, वॉट। देखो क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड और एनर्जी कंज्यूम, हीट को बाहर निकालने या फिर एनर्जी का यूज़ करने का जो टाइम के रेस्पेक्ट में रेट होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, पावर। और पावर को हम लोग इंडिकेट कराते हैं P से और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वॉट। ठीक है, अगर मुझे पावर का फॉर्मूला निकालना हो तो यहाँ पावर इक्वल्स टू आ जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। क्या आएगा पावर का फॉर्मूला, पावर P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू एनर्जी हम क्या लेंगे, हीट एनर्जी, टाइम क्या आ जाएगा हमारा T। ठीक, तो आ जाएगा P इक्वल्स टू H अपॉन T। और देखो वर्क ही किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, तो इसका एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं W अपॉन T। ये पावर के 2 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला क्या आ गया, पावर P इक्वल्स टू H अपॉन T। दूसरा फॉर्मूला है पावर P इक्वल्स टू H को हम क्या लिख सकते हैं, W, क्योंकि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर देखो हमने H के 3 फॉर्मूले निकाले थे। अगर मैं यहाँ पुट करा दूँ H इक्वल्स टू VIT, एक ये फॉर्मूला था हीट एनर्जी का, तो हमारा पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा VIT अपॉन T। T से T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V इंटू आई। ये नया फॉर्मूला निकल के आया। अगर मैं इसी फॉर्मूले में पुट करा दूं H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर RT, क्या पुट करा दूं, H इक्वल टू आई स्क्वेयर RT इस फॉर्मूले में, तो देखो पावर P इक्वल्स टू H की प्लेस पर आई स्क्वेयर RT अपॉन T, यहाँ पर भी T से T कैंसिल, तो पावर कितनी आ जाएगी, आई स्क्वेयर R। ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं ये इसी फॉर्मूले में पुट करा दूं H इक्वल्स टू V स्क्वेयर T अपॉन R, तो देखो पावर P इक्वल्स टू वैल्यू क्या पुट कराई, V स्क्वेयर T अपॉन R इंटू T से T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R। तो देखो यहाँ पर हमारे पावर के कितने फॉर्मूले निकल के आए, एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा पावर P इक्वल्स टू H अपॉन T या W अपॉन T। उसके बाद पावर का सेकंड फॉर्मूला निकल के आया P इक्वल्स टू VI से, और निकल के आया नेक्स्ट आई स्क्वेयर R। नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आया हमारा V स्क्वेयर अपॉन R। ठीक, अब इसी में एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि पावर की एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है इसको, HP। और इसमें रिलेशन होता है 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट।
अगर कहीं पूछ ले कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक, सॉल्व करना आप अच्छे से न्यूमेरिकल। उसके बाद जो डाउट हो वो मुझे बताना है आप कमेंट करके।